गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइट। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 9 के एक चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने इस चैप्टर में मैटर के डेफिनेशन को क्लियर किया था, मैटर के फॉर्म्स को क्लियर किया था। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैटर को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैटर क्या होते हैं? मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। अगर हमें मैटर समझना है तो हमें पार्टिकल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बारी बारी से पार्टिकल्स के सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास पार्टिकल में हो जाएगा। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली मूव करना मतलब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और आप सभी जानते हो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन के लिए, वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इस कारण जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहता है। अब देखो एक एग्जांपल लो, आप एक ग्लास ले लो, उसमें आप इतना पानी ऐड कर दो। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद आप क्या करो, एक ड्रॉप बिल्कुल इसे आप रख दो। ठीक है ना, आपको टच नहीं करना है उसके बाद। ठीक है, आप एक ड्रॉप इंक की, जो मार्कर में डालने के लिए इंक यूज करते हो ना, वही इंक की एक ड्रॉप इसमें डाल देनी है। जब आप एक ड्रॉप डाल दोगे और बिल्कुल आप इस सेटअप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो आप क्या नोटिस करोगे, ये जो इंक था वो पूरे पानी में फैल रहा है। ठीक है, पानी में फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? आपने बिल्कुल टच नहीं किया। ठीक है, बिकॉज वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। इस कारण से वो इंक जो था वो पूरे पानी में डिसॉल्व हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा और समझो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। हम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और उसका रिजल्ट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स जो होंगे वो फास्ट मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि आप दो ग्लास ले लो। ठीक है, दो, एक में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर ले लो। ठीक है, तो हॉट वाटर में आप एक चम्मच शुगर ऐड कर दो और कोल्ड वाटर में भी एक चम्मच शुगर ऐड कर दो। शुगर सॉल्ट जो आपको ऐड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे कि किसमें ये जो शुगर या सॉल्ट आपने डाला वो जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपको ये नोटिस करना है। ठीक है, तो आप सर्टेन टाइम के बाद क्या नोटिस करोगे कि जो हॉट वाटर था उसमें जो शुगर या सॉल्ट मैंने डाला वो फास्ट डिसॉल्व हो गया। फास्ट डिसॉल्व हो गया, रीजन क्या है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस पार्टिकल मूव फास्टर। पार्टिकल जो होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे और फास्ट मूव करेंगे तो किसी भी चीज को जल्दी से घुला देंगे। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये अपना फोर्स इस पे लगाएगा और ये अपना फोर्स इस पे लगाएगा एंड दे कम क्लोजर। दैट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पास आ रहे हैं। जैसे आप मैग्नेट जो घर में यूज करते हो ना खेलने के लिए। ठीक है, तो दो मैग्नेट को जब पास रखते हो तो क्या होते हैं, वो दोनों पास आ जाते हैं। ठीक है, तो उतनी फोर्स तो यहाँ पे नहीं लग रही है, उससे कम लग रही है थोड़ा सा, बट क्या हो रहा है, ये दोनों पास आ जाते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं पार्टिकल के। तो पार्टिकल के सेकेंड पॉइंट में हमारा हो जाएगा, दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस प्रेजेंट रहता है। स्पेस प्रेजेंट रहता है मतलब क्या है? अब इसको भी और अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, आप एक ग्लास ले लो और ग्लास में यहाँ तक वाटर ऐड कर दो और आप अपने स्केच पेन से मार्क कर लो मैंने यहाँ तक वाटर ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, एक चम्मच शुगर या एक चम्मच सॉल्ट इसमें लाके डिसॉल्व कर दो। ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद मैंने कहा जाओ आप नोटिस करो ये वाटर लेवल राइज हुई है या वहीं पे है। आप जब नोटिस करके आते हो तो आप देखते हो ये वाटर लेवल जहां मैंने पहले मार्क किया था अभी भी ये वाटर लेवल वहीं पे है। ठीक है, जब आपने शुगर और सॉल्ट ऐड किया तो ये लेवल राइज नहीं हुआ। व्हाट्स द रीजन? ये क्वेश्चन वाई में मैं आपसे पूछ रही हूँ। द रीजन इज वाटर पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस थी उस स्पेस को वो शुगर या सॉल्ट ऑक्युपाई कर लिया है। इस कारण से ये वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। समझ में आ गया? क्लियर है?
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैटर्स के फॉर्म्स को हमें चेंज करना है। इट मीन्स कि सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है। ये प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हैं, मीन्स गैस को लिक्विड में बदल रहे हैं और लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? इसके लिए दो मेथड्स होती हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। हम ये टेम्परेचर को चेंज करके और ये हम प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर के हम सारे पॉइंट्स आज क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने हर साल देखा है मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन, फ्यूजन के क्वेश्चन, सब्लिमेशन के क्वेश्चन, वेपराइजेशन के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज इस लेक्चर के लास्ट कंप्लीट होते होते ये सारे टर्म्स जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके। ठीक है एवरीवन, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स द मेल्टिंग पॉइंट। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए हो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक बार फिर से मेल्टिंग पॉइंट एवरीवन। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होके अपने लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब एक और एक्सपेरिमेंट लो। बहुत लोग सोच रहे हो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करके थोड़ी देख रहे हैं, हम थोड़ी लैब जा रहे हैं और सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करके देख रहे हैं। हम तो इमेजिन कर रहे हैं और हम रिजल्ट पा रहे हैं और आप ये सोचोगे और आप मार्क्स पाओगे। इससे अच्छे मेथड हो ही नहीं सकते हमें केमिस्ट्री सीखने के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो एक कंटेनर ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लेने के बाद कुछ आइस क्यूब्स इस कंटेनर में डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दो। ठीक है, थर्मोमीटर लगाने के बाद मैंने कहा जाओ आप इसकी रीडिंग लो, इस टेम्परेचर की रीडिंग लो। तो आप देखो ये 0 डिग्री सी देगा, बिकॉज यहाँ पे आइस क्यूब हमने डाले हैं ना, तो आइस क्यूब डालने के बाद ये 0 डिग्री सी की टेम्परेचर की रीडिंग देगा। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम लगा दो। ठीक है, और फ्लेम लगाओ, हीट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर की इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो जब आप कुछ देर बाद देखोगे जब हाफ ऑफ द आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो चुका है, तब मैंने कहा कि जाओ ये टेम्परेचर की रीडिंग देखो। तब भी आप देखोगे ये 0 डिग्री सी की ही टेम्परेचर रीडिंग दे रहा है। जब ये 0 डिग्री सी की ही टेम्परेचर रीडिंग दे रहा है, जब हीट सप्लाई हो रहा है, तब भी व्हाट्स द रीजन? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका कारण है। आप समझो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड्स टू इट लिक्विड फॉर्म। 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसे ही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो जो हमने सेटअप लगाया था, जब तक वो आइस की लास्ट जो पीस है वो चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में नहीं चली जाती, जब तक वो जो आपने थर्मोमीटर लगाया है वो 0 डिग्री सी की ही रीडिंग देगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बॉइलिंग पॉइंट को क्लियर करते हैं। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट को क्लियर किया है बहुत अच्छी तरीके से, वैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट को क्लियर करो। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो है वो बॉयल होके अपने गैसियस स्टेट में चले जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब देखो
फिर से एक एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो कि एक जो मैंने पिछले बार सेटअप लगाया था वैसे ही सेटअप आप फिर से लगा दो, बट इस बार आइस क्यूब नहीं डालना, इस बार वाटर डालना है। ठीक है, वाटर डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑन किया यहाँ से। ठीक है, फ्लेम ऑन करने के बाद ये जो टेम्परेचर यहाँ पे जो थर्मोमीटर हमारा लगा हुआ था, ये कितनी टेम्परेचर की रीडिंग देगा? 100 डिग्री सी की रीडिंग देगा। ठीक है, देगा ना, बिल्कुल, कुछ वेपर्स भी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी रीडिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। बट आप कुछ टाइम बाद जब आप ये नोटिस करोगे तब भी ये 100 डिग्री सी की ही रीडिंग दे रहा है। 100 डिग्री सी की ही रीडिंग क्यों दे रहा है? व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका कारण है। आप समझो, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? ठीक है, अगर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, अब हम इस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन को अच्छी तरीके से समझो आप। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस है। ठीक है, तो जब सॉलिड जो होगा वो विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड, अगर वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, दैट्स द हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है ना, डायरेक्ट होना चाह रहा है। इट मीन्स कि अगर क्लास 6 के कोई बच्चे हैं तो वो डायरेक्टली क्लास 8 में जाना चाह रहे हैं, वो 7 स्टैंडर्ड में जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में जाना चाह रहा है विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। लिक्विड में जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अब कैसे हो सकते हैं ये? जब आप किसी भी चीज को मेल्ट करते हो, ठीक है, तो मेल्ट करने पे भी उसके फॉर्म्स को चेंज हो जाते हैं। किसी भी चीज को बॉईल करते हो तो उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अगर देखो इसके एग्जांपल्स को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से क्लियर करो। इसके एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, आप लोग के बहुत क्लोज है वो एग्जांपल, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर। वही कपूर जो एग्जाम में जब रिजल्ट आने वाला रहते हैं तो सारे लोग भगवान के आगे दिखाते हो ना, कपूर, उसी कपूर। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल आप लोग के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो कपूर क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। जब ऐसे ही आप उसमें हीट सप्लाई करते हो तो क्या होता है? वो सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि वो सॉलिड से लिक्विड में गया और लिक्विड से फिर गैस में गया, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला गया। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो क्लियर है आप लोग की बहुत ही करीब। ठीक है, आप सेकंड एग्जाम्पल ले लो, नेफ्थलीन बॉल्स। सारे लोग जानते हो नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं। जब आप पूरे अपने कपड़े को पूरे धोए हुए लिए, आयरन वगैरह कर लिए, ठीक है, आप जा रहे हो उसे कबर्ड में रखना है आपको, तो बहुत टाइम देखते हो व्हाइट कलर की बॉल्स बहुत लोग डाल के रखते हैं। दैट बॉल्स इज नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, और वो होते कैसे हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आप नोटिस करोगे वो जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स द अनदर एग्जांपल ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, आज की क्लास में हमने मेल्टिंग पॉइंट को देखा, बॉइलिंग पॉइंट को देखा, हीट ऑफ फ्यूजन को देखा, हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा, हीट ऑफ सब्लिमेशन देखा। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। थैंक यू एवरीवन।